हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ 2017 में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ है। पहला है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा? इसका राइट आंसर स होगा। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसका द हो जाएगा वर्ण। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला का आशय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह से। 5वां नंबर है। चौथा है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, इसका राइट आंसर 52 हो जाएगा। राइट आंसर 52 हो जाएगा। 5वां है, अयोगवा है, 5वां का राइट आंसर हो जाएगा आ विसर्ग। अगला क्वेश्चन है, अतिलघु हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। इसमें व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान का नाम लिखना है आपको, इसे पूरा डिटेल से हम बता रहे हैं आपको। व्यंजन, जब प्राण वायु कंठ व मुख के अवयवों से टकराती हुई निकलती है तो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। वीडियो हमारी लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लास्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका हम पूरा डिटेल से देख लेंगे एक बार, व्यंजन से संबंधित है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखेंगे, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है। ये 5 वर्णों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में विभाजित है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा देखेंगे हम अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को नहीं छूती है और हवा बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, यानी जिससे ऊष्मा उत्पन्न हो। देखेंगे ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म संघर्ष व्यंजन कहते हैं। जैसे श, 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 ह। इसमें ये दंत श है, 3 श है इसमें। एक मिनट, ये दंत श है, तालव्य श, मूर्धन्य श और ह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त अक्षर व्यंजनों को लिखिए। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। इससे पहला है क प्लस श मिलकर 6 बनता है, जैसे अक्षर कक्षा। त प्लस र मिलकर त्र बनता है, जैसे पुत्र त्रिशूल। ज प्लस य मिलकर ज्ञ बनता है, जैसे ज्ञान विज्ञान। श प्लस र मिलकर श्र बनता है, जैसे श्रम विश्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 8, छ वर्ण किसके योग से बना है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा क प्लस श बराबर छ। ये क और श को मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। उत्तर देखेंगे, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क बोलना है, जैसे क बोलना है तो इसमें अ छिपा हुआ है, इसमें क में खा हुआ व्यंजनों में आ छिपे होते हैं। 11 नंबर देखेंगे, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा के कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला है पूर्ण विराम, इसका चिन्ह ऐसे होता है। अगला है अल्प विराम, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, अल्प विराम का चिन्ह ऐसे लगता है। अगला है अर्ध विराम, जिसका चिन्ह ऐसे लगता है। यह है प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्ठक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखेंगे, अशुद्ध उच्चारण के कारण। अशुद्ध उच्चारण के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है ध्वनि लोपन, यानी किसी ध्वनि का लोप कर देना। अगला है ध्वनि विकृत, किसी ध्वनि का अल्प या अति उच्चारण करना। अगला है ध्वनि विपर्य, यानी किसी ध्वनि को उलट पुलट देना। अगला है ध्वनि का सही ज्ञान न होना, उच्चारण स्थान के साधारण नियमों का ज्ञान न होना। अगला है सुर, अनुतान, बलाघात आदि का अनुचित प्रयोग। 7 नंबर है हकलाना व तिलाना। 8 नंबर है कम सुनना। आगे है, इसमें ढेर सारे दिए हुए हैं। 9 नंबर है शारीरिक विकृतियां जैसे ओष्ठ, दंत क्षय, कोमल तालु, अभाव, लघुत्व। स्थानीय बोलियों का प्रभाव, शब्द लागों की प्रवृत्ति, अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी। 14 नंबर देखेंगे, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं को लिखना है। इसमें 14 का देखेंगे हम। ध्यान देने वाले कुछ बिंदु इस प्रकार हैं इसमें। उच्चारण को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाएं। इसमें पहला है प्रतिभोगियों के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए, उन्हें शुद्ध उच्चारित भाषा का सुनने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए। दूसरा नंबर है प्रतिभागी यदि किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उस शब्द का खंड खंड उच्चारण कर अभ्यास कराया जाए। अगला है री, श, श, ज्ञ वर्णों से बने शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। चौथा नंबर है
ध्वनियों के उच्चारण स्थान से परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण अभ्यास कराया जाए। अगला नंबर देखेंगे 15। उच्चारण शिक्षण की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। में कुछ विधियां हैं, इसमें शुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों से संपर्क। जब यह बात निश्चित है कि बच्चा अनुकरण से ही सीखता है तो उसे शुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों का संपर्क अत्यंत महत्व रखता है। और अगर बच्चे को इस तरह के वातावरण में ही रखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ होगा, यानी जैसा माहौल होगा वैसा बच्चा सीखेगा। दूसरी पद्धति है यांत्रिक पद्धति द्वारा। इस विषय में युग की महत्ता को देखते हुए प्रवक्ता के क्षत्रिय ने अपनी राय उचित ही दी है। उन्हीं के शब्दों में यह केवल वैयक्तिक न होकर यांत्रिक भी हो सकता है। शिक्षक का आदर्श वाणी के अतिरिक्त उन्हें ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि से शुद्ध भाषा का ज्ञान करवाया जा सकता है। जैसे एक अंग्रेजी सीखने वाला विद्यार्थी BBC सुनकर अंग्रेजी का शुद्ध उच्चारण सुधार सकता है। ठीक उसी प्रकार हिंदी सीखने वाला विद्यार्थी भारत के हिंदी भाषा भाषी रेडियो स्टेशन से हिंदी बोलने वालों को सुनकर लाभ उठा सकता है। अगला देखेंगे तीसरी विधि है अभ्यास द्वारा। यदि कक्षा में या घर के परिवेश में रहने पर बच्चे के अशुद्ध उच्चारण का उसी समय शुद्धाभ्यास कराया जाए तो निसंदेह रूप से उच्चारण में शीघ्र सुधार हो सकता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए तो यह विशेष रूप से लाभकारी है। अगला देखेंगे ध्वनि तत्व के बोध द्वारा। किसी भाषा को सीखने से पहले उसकी ध्वनियों से परिचित होना आवश्यक होता है। ध्वनि के बोध के अभाव में भाषा का ठीक ज्ञान प्राप्त करना तथा बोलना असंभव है। हिंदी भाषा के विषय में भी इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। स्वर व्यंजन के अतिरिक्त अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक आदि का उच्चारण सिखाकर विद्यार्थी को इनके प्रयोग में कुशल बनाना चाहिए। विशेष विभिन्न श तथा श, व तथा ब को सिखाना चाहिए। अगला देखेंगे मनोवैज्ञानिक विकार को दूर करके इस विधि से भी बच्चे को शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जा सकता है। इसमें देखेंगे कभी कभी बच्चे भय के कारण या संकोच के कारण शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, यानी वो डर जाते हैं। इनका प्रमुख कारण उनके अंदर आत्मविश्वास का अभाव होता है। इस हीन भावना का बच्चों को भय एवं संकोच दूर करके उन्हें अशुद्ध उच्चारण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों को उनकी छोटी छोटी त्रुटियों पर डांटना या अपमानित नहीं करना चाहिए। उन्हें प्यार से समझाकर सुधार के प्रयत्न अपेक्षित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर देखेंगे छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशल का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित रूपों का शिक्षण तथा अभ्यास आवश्यक है। तो पहला है पत्र लेखन,
वर्णन, व्याख्या, संक्षेपीकरण एवं पल्लवन, संवाद लेखन, रिपोर्ट लिखना, पुस्तक समीक्षा, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, एकांकी लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है, लेखन शिक्षण की विधियों का उल्लेख करना है। उत्तर है लिखना सिखाने की विधियां निम्नलिखित इस प्रकार हैं। इसमें पहला है सार्थक रेखाएं खींचकर, यानी सार्थक रेखाएं खींचने की विधि। खंडशः लेखन विधि, जैसे हमें का सिखाना है, पहले लाइन खींचेंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके तब हम का बनाएंगे। रेखानुसरण विधि, रेखानुसरण विधि यानी बच्चे जैसे आप बिंदी बिंदी ऐसे रख दिए, ऐसे बच्चे उस पर पेन से अपना पूरा का बनाए, ये रेखानुसरण विधि हो गई। अनुलेख विधि, स्वतंत्र लेखन विधि, तुलना विधि, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि, मॉन्टेसरी विधि, जेका-टॉट विधि पद्धति। अन्य विधियां भी हैं इसकी, जैसे है इसके अतिरिक्त विश्लेषण, संश्लेषण, परंपरागत समान आकृति, वर्ण समूह, चित्राक्षर आदि विधियों का भी उल्लेख मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्ध विराम तथा पूर्ण विराम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके एक एक उदाहरण दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम देखेंगे पहले और उसके एक उदाहरण लिखना है। पूर्ण विराम, सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। वाक्य चाहे लंबा हो या छोटा, सरल हो अथवा संयुक्त या मिश्र हो, उसके अंत में पूर्ण विराम ही लगता है। जैसे जाओ से हमें लिखना है जाओ, तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये जैसे वह अच्छा लड़का है, उसने कहा कि राम कल आएगा, राम आया और तुम चले गए आदि इसके पूर्ण विराम के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे अर्धविराम देखेंगे। अर्धविराम का चिन्ह ऐसे होता है, इसमें है अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय तक ठहरने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग अल्प विराम एवं पूर्ण विराम की तुलना में कम होता है। प्रायः लोग इसके स्थान पर अल्प विराम का ही प्रयोग कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थलों पर होता है, जैसे कि पहला देखेंगे इसमें किसी नियम के बाद आने वाले उदाहरण, जैसे सूचक, आने वाले उदाहरण सूचक, जैसे शब्द के पूर्व उदाहरण के लिए स्त्रियों के नामों के साथ प्रायः देवी शब्द आता है, जैसे गायत्री देवी। दूसरा देखेंगे संयुक्त वाक्य के मुख्य या प्रधान उपवाक्यों में परस्पर संबंध नहीं रहता है, तो उन्हें पृथक करने के लिए, जैसे आज जिसे हम मित्र समझते हैं वही हमारा कल वही हमारा शत्रु हो सकता है। आज जिसे प्यार करते हैं कल उससे घृणा कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, उन कई मिश्रित उपवाक्यों के बीच में जो एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, जैसे जब तक शिक्षक यह नहीं जानता कि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, उसकी बौद्धिक योग्यता कैसी है, उसकी अभिरुचियाँ क्या हैं, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, तब तक वह उसके शिक्षण में सफल नहीं हो सकता। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि
आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।